नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तीनों से प्रश्न लिया गया है जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि 25 प्रश्न में से आपको पहले से कितना याद था। और इस या जितना क्वेश्चन भी हम इसमें बता रहे हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग पाई क्लासेस टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो आप सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, पाई क्लासेस एप्लीकेशन का। दोनों का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन कहे या परावर्तन कहे, दोनों का आंसर आपका सेम होता है। तो यह आसान क्वेश्चन है, परीक्षा में हमेशा पूछता है। इसका उत्तर आप ही सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। सबका आंसर आना चाहिए दोस्तों पहला प्रश्न का, क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी आसान है। ठीक है, तो इसका उत्तर बताइए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कह रहा है कि फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण से फोकस पर अभिसरित करने वाला जो किरण पुंज है वो परावर्तन के बाद क्या हो जाता है, तो वो समांतर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए तो फार्मूला दिया गया दोस्तों F बराबर R/2। ठीक है, दिया गया है सत्य है केवल दर्पण अवतल दर्पण में है कि उत्तल दर्पण में है, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों दर्पण में है, डी है समतल दर्पण में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, ये फार्मूला F बराबर R, फोकस दूरी जो है वो त्रिज्या का क्या आधा होता है। तो यह क्या सिर्फ अवतल दर्पण के लिए है कि उत्तल दर्पण के लिए, दोनों दर्पण के लिए है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन होगा, क्या कर रहा है कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। एक बार फिर से क्वेश्चन समझिए। कर कि किसी बीम का अवतल दर्पण में कोई वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो वहां से देखा जा रहा है, वहां पाया जा रहा है कि आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब। तो वस्तु की जो स्थिति होगी वो कहाँ होनी चाहिए। ऑप्शन है मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए, बी है वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए, सी है वक्रता केंद्र से परे होनी चाहिए, और ऑप्शन डी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच वस्तु होनी चाहिए। तब जाकर के आपको अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी, सीधा तथा बीम यानी वस्तु से बड़ा बन पाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाए, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है कि द्वारक कहा जाता है कि ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फोकस एफ ये नहीं कहा जाएगा। ध्रुव भी आप लोगों को बता चुके हैं। तो ध्रुव की कहाँ चौड़ाई को कहा जाता है, फिगर में हम आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताए थे तो नहीं ना। यह इसका जो सही उत्तर होगा द्वारक हो जाएगा। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, वहाँ पर ऑक्सीजन का नष्ट हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, उपचयन की, अपचयन की, संक्षारण कहलाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अपचयन कहलाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये सब आप सभी लोग पहले सब्जेक्टिव में भी पढ़ चुके हैं। 7 नंबर, निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। रंग परिवर्तन, गैसों का निकलना, अवक्षेपण का बनना और अभिकारकों का तापक्रम अस्थिर रहना। 7 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, देखिए यदि आप रिएक्शन कर रहे हैं किसी दो तत्व के बीच में, वहाँ रंग परिवर्तन हो रहा है तो ये भी आपका लक्षण है, क्योंकि विक्रिया तब है ना कोई रंग परिवर्तन हो गया, पीला से ब्लू, लाल हरियर अपना हो गया। गैस का निकलना, तो देखिए यह भी आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल करके जल बन रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब लक्षण है विक्रिया का। अवक्षेपण का बनना ये भी आपका लक्षण अभी भी पढ़े हैं। लेकिन अभिकारकों का तापक्रम अस्थिर रहना, कोई चेंज नहीं होना, अभिक्रिया किए उसका तापक्रम जो है वो स्थिर है, कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो यह लक्षण होगा नहीं होगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, कर कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के
कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है तो क्या वह संतुलित रासायनिक समीकरण में होगा, कंकाली रासायनिक समीकरण में। सी है ए और बी दोनों, डी है सभी उत्तर गलत है। 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संतुलित रासायनिक समीकरण में। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पादक के कुल भार के बराबर रहता है। ठीक है, संतुलित मैंने समझ रहे हैं ना, बराबर, तो ये किस में होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि Fe2O3 प्लस 2L समीकरण यह संतुलित किया गया। ठीक है, 2Al एल्युमिनियम से अभिक्रिया किया और Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की। यह जो अभिक्रिया दिया गया है वो कौन सा, किस प्रकार का अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, और ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। यह चारों हम अभिक्रिया आपको पढ़ा दिए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को याद होगा। याद है तो गेस कीजिएगा, इसका उत्तर बताइए। देखिए Fe जो है दोस्तों, Fe2O3 एल्युमिनियम से अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ देखिएगा Fe को हटा करके क्या कर रहा है, यहाँ पे एल्युमिनियम आ रहा है, तो यह जो होगा कौन अभिक्रिया हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। तो ये सब हम आपको ट्रिक उस समय बताए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले क्लास में बताए थे। तो जो स्टूडेंट सब्जेक्टिव वाले क्लास किए होंगे ना, उनको समझ में आ रहा होगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन और विस्थापन। यह 4 अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में हमेशा पूछता है। 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछ देगा, तो आप लोग याद रखिएगा। 2 सीटिंग में एग्जाम होता है, फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग, दोनों सीटिंग में यह शायद पूछ सकता है। ये दोनों सीटिंग में से कोई एक सीटिंग में तुम पक्का रखिए कि पूछेगा प्रश्न। तो आप अभी से कन्फर्म नहीं ना है कि आपका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग होगा कि सेकेंड सीटिंग होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखिएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है तब श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है, यह उपचयन होता है, यह अपचयन होता है। देखिए कह रहा है कि मैग्नीशियम के फीता, जो जिसको मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं, उसको वायु में दहन जब करते हैं ना, तो वहाँ से श्वेत पदार्थ एक पदार्थ होता है जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यह जो अभिक्रिया हो रहा है, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी उपचयन हो रहा है। ठीक है, ये सब आपको सब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि मैग्नीशियम को फीता को वायु में जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है। इस तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 2 नंबर में लघु उत्तरीय में पूछेगा। अशुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में जाता है। देखिए अशुद्ध रक्त जो है वो फेफड़ा से हृदय में जाता है, तो वो किसके द्वारा जाता है। ऑप्शन ए है फुफ्फुस शिरा द्वारा, फुफ्फुस धमनी द्वारा, रक्त यहाँ कोशिका होगा। ठीक है, रक्त कोशिकाओं द्वारा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी द्वारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब बायोलॉजी का क्वेश्चन आ रहा है। आगे भी आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि धमनियों का कार्य है, बताइए कि धमनी का क्या कार्य है, शुद्ध रक्त का वाहन करना है कि अशुद्ध रक्त का वाहन करना है। ऑप्शन सी है दोनों का वाहन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा शुद्ध रक्त का वाहन करना है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है कि धमनियां शुद्ध रक्त पहुंचाती है तो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में, कि शरीर से हृदय में या हृदय से फेफड़ों में। तो धमनियां जो शुद्ध रक्त है दोस्तों वो कहाँ पहुंचाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती है। देखिए धमनियां तो हो गया कि हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त, लेकिन शिराएं यदि पूछेगा तो ये हो जाएगा शरीर के अंगों से हृदय की ओर। ठीक है, शिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती है तो शरीर के अंगों से हृदय की ओर पहुंचाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में क्या करें कि ये कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकती है। ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, लसिका, और ऑप्शन डी है प्लेटलेट कोशिकाएं। जो कोशिकाएं हैं ये रक्त स्राव को रोकती है, कौन रक्त को, लाल या सफ़ेद, बताइएगा। इसका तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लेटलेट कोशिकाएं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो पूछ लीजिएगा।
16 नंबर है कि लसिका रंगहीन है क्योंकि इसमें, तो देखिए लसिका रंगहीन है दोस्तों क्योंकि इसमें जो है वो लाल रक्त कोशिकाएं नहीं है, इसलिए तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, तो देखिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह आपका कौन होगा, कॉर्निया होगा कि रेटिना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रेटिना। यदि रेटिना ना दे करके दृष्टिपटल दिया हुआ रहेगा तो दृष्टिपटल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है, रेटिना और दृष्टिपटल दोनों सेम है। ऑप्शन में कभी कभी आप लोगों को हिंदी इंग्लिश मिला करके दे देता है ना, तो कन्फ्यूज कर जाते हैं कि हम तो रेटिना याद किए हैं लेकिन है नहीं, दृष्टिपटल दिया हुआ रहेगा और लास्ट में डी में आपको दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं, जिसको पता नहीं रहेगा इनमें से कोई नहीं मार के दम आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में है कि एक स्वच्छ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज लड़का कहाँ करते हैं, स्वच्छ आँख जैसे ही कहेगा तो उसके लिए जो स्पष्ट दृष्टि की जो अधिकतम दूरी होगी ना वो दूरी आपका अनंत हो जाएगा स्वच्छ आँख के लिए, और यहाँ पे न्यूनतम दूरी पूछेगा तो सुस्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी पूछेगा तब जाकर के आपका 25 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे भी लड़कन कंफ्यूज करके आ जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं एग्जाम में। पूछेगा कि एक स्वच्छ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी जहाँ देखिएगा तो हो जाएगा अनंत हो जाएगा, और न्यूनतम दूरी कहेगा सुस्पष्ट दर्शन के लिए तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं करना यह दोनों क्वेश्चन में। आँख व्यवहार होता है, यानी आँख व्यवहार जो करता है वो कौन दर्पण की तरह करता है या कौन लेंस की तरह करता है, तो आँख जो है यह हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। अभी अभी ना पढ़ें कि मानव नेत्र जो आँख जो है वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो मानव नेत्र में जो है वो उत्तल लेंस ही पाया जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। 21 देखिए, 21 में क्या कर रहा है, 21 में है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं, दूर बिंदु और निकट बिंदु। सब बिंदु पढ़ा चुके हैं, दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, जरा दृष्टि, ये सब हम आपको पढ़ा दिए हैं, फिर बाद में बोलिएगा नहीं कि ये सब पढ़ाए नहीं सर। और उसी से देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, अंध बिंदु हो जाएगा ना, ऑप्शन ए। क्या करें, बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे क्या कहेंगे, अंध बिंदु कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, अम्ल और भस्म पदार्थ हैं, तो देखिए अम्ल और जो भस्म यह पदार्थ के विपरीत गुण वाले हैं कि समान गुण वाले हैं कि दोनों गुण वाले हैं, तो 22 नंबर का सही होगा, यह दोनों विपरीत है। अम्ल तो होता है खट्टा और भस्म जो होता है वो क्या होता है, कड़वा होता है, तो दोनों समान होगा नहीं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और भस्म का होता है 7 से अधिक होता है, तो क्या ये दोनों समान है, नहीं ना, ये दोनों क्या है, तो विपरीत गुण वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो देखिए अम्ल और भस्म जब दोनों आपस में मिलेगा अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो जब दोनों आपस में अम्ल और भस्म मिलेगा तो लवण बनाएगा, और इस लवण का जो पीएच मान हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है कि वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। देखिए जितना भी पदार्थ है दोस्तों वो जल में घुलकर आपका हाइड्रोजन माइनस हाइड्रा, ये क्वेश्चन नंबर 24 में जो कह रहा है कि वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं, तो हाइड्रिक आयन यानी कि OH आयन देते हैं, तो वो सब कौन भस्म कहलाएंगे, और हाइड्रोजन आयन जो देगा वो क्या कहलाएगा, तो अम्ल कहलाएगा। ठीक है, देखिए ये सब छोटे छोटे बात जो है याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछ सकता है, किसी तरह से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कन्फ्यूज नहीं करना है, सही उत्तर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भस्म के स्वाद होते हैं, तो
तभी न बताए हैं कि अम्ल के खट्टा भस्म के कड़वा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भस्म का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है, यानी 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 7.5 भी हो सकता है। ये सब 7 से अधिक जो होगा वो भस्म का पीएच मान होगा, और 7 से कम जो होगा वो अम्ल का पीएच मान होगा। पूरा पूरी 7 रहेगा तो उदासीन होगा। लास्ट में एक क्वेश्चन आप सभी से पूछते हैं, बता करके जाइएगा कि अम्लीय जो वर्षा है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। इसका उत्तर आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान। ठीक है, ये सब परीक्षा में पूछा था क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा। तो इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे सेंड कर देते हैं, तो आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। हम पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं कि आप लोग टेलीग्राम से यदि ज्वाइन होकर रहते हैं तो एग्ज़ाम के समय में आप ही सबका फ़ायदा होने वाला है उस टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, आगे आप सभी लोग समझ रहे हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।